नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी उत्तराखंड के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में या हमारे चैनल में आपको उत्तराखंड से संबंधित संपूर्ण कोर्स, चाहे उत्तराखंड का इतिहास हो, उत्तराखंड की भूगोल हो या उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था हो, इन सब का आपको एक कंप्लीट कोर्स इसमें हम देने की अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के अभी हम इतिहास वाला सेगमेंट लेके चल रहे हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास वाले सेगमेंट में हम अपने इससे पूर्व लेक्चरों में उत्तराखंड में स्थापित होने वाले राजवंशों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो जैसा कि राजवंश हमने कहा था कि पहला कुलिंद था, पौरव था, और इससे पूर्व लेक्चर में हमने कर्तपुर राजवंश के संबंध में चर्चा की थी। तो आज हम महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे जो रहेगा उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश। तो जल्दी से हम अपना राजवंश को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश, इतिहासकारों ने इन दोनों को दोनों राजवंश माना है। तो अपने इस सेशन में हम पहले देखेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों अलग अलग थे, और कत्यूरी राजवंश को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर दोनों राजवंश एक ही राजवंश थे। तो शुरू करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इस राजवंश के संबंध में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि संपूर्ण जो इतिहास होता है वो जानकारी के स्रोतों पर निर्भर करता है। और जैसे कि हमने कहा था कि जानकारी के जो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं और एक जो उनके स्रोत होते हैं वो साहित्यिक स्रोत माने गए हैं। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इस राजवंश को हम उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, और उसमें अगर ऑप्शन कत्यूरी ऑप्शन दिया गया है तो हम कत्यूरी ऑप्शन को भी उसमें आंसर के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी दोनों राजवंश को, जैसा कि पूर्व में हमने कहा था, कि एक ही माना गया है। तो अभी हम लेके चलते हैं उत्तराखंड का कार्तिकेय राजवंश, जो कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा गया है। ऐतिहासिक राजवंश का मतलब कि वो राजवंश जिसके बारे में खुद का स्वयं का थोड़ा बहुत लिखित इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, अगर हम इस राजवंश की जानकारी के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोतों को अगर देखें तो हमें कार्तिकेयपुर शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों के हमें प्रारंभ में जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, उस क्षेत्र का नाम होता है चमोली। चमोली से हमें कार्तिकेयपुर राजवंशों के अभिलेख प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हमें बैजनाथ नामक क्षेत्र से, जो कि बागेश्वर में का प्राचीन नाम है, तो चमोली और बैजनाथ, बागेश्वर से हमें इस राजवंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो यानी कि इस पर हम ये कह सकते हैं कि आरंभिक इनकी राजधानी चमोली में होगी और उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा राजधानी को स्थानांतरित किया गया होगा, जो कि बैजनाथ, जो बागेश्वर का प्राचीन नाम है, उसमें राजधानी को स्थापित किया गया होगा। तो अगर हम इस राजवंश के नाम में बात करें कि इस राजवंश का नाम कार्तिकेयपुर क्यों रखा गया, तो इसके बारे में हमें बहुत अलग अलग विचारधारा देखने को मिलती है। अगर हम पहला विचार लेके चलें तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश थे, इनके आराध्य देवता का नाम, यानी कि जिन देवता को ये पूजा करते थे, इनके आराध्य देवता का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिक थे। तो भगवान शिव के पुत्र के कारण वो इनके आराध्य देवता थे, तो इन्होंने अपने राजवंश का नाम रखा कार्तिकेय राजवंश। अन्य इतिहासकार इस मत का खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस राजवंश का नाम कार्तिकेयपुर इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी जो राजधानी थी चमोली का निकट गोपेश्वर, और गोपेश्वर में एक क्षेत्र का नाम है कार्तिकेय। तो इस राजधानी के नाम के कारण ही इनके राजवंश का नाम रखा गया था कार्तिकेयपुर। तो हम दोनों मतों को लेके चलते हैं कि कहीं भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिक, वो इनके आराध्य देवता थे, इस आधार पर इन्होंने अपना नाम रखा वंश का कार्तिकेयपुर। या ये भी कह सकते हैं कि कार्तिकेय नामक इस क्षेत्र में इनकी राजधानी थी, तो राजधानी के आधार पर इन्होंने अपने वंश का नाम रखा था कार्तिकेयपुर। अब इस राजवंश का संस्थापक कौन था? सबसे जो भ्रमित प्रश्न है वो इस राजवंश के संस्थापक के रूप में ही है। देखिए, जब हमने कहा इस राजवंश का संस्थापक कौन है, तो कुछ राइटरों ने इस राजवंश का संस्थापक माना है वासुदेव को। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। जब हमने वंशावलियां देखी तो वंशावलियों में हमें इस शासक का नाम प्राप्त हुआ था, संस्थापक का नाम बसंत देव। जो अभिलेख जारी किए गए हैं, अभिलेखों में वासुदेव लिखा गया है,
और जो वंशावली है वंशावलियों में बसंत देव लिखा गया है। तो इनके संस्थापक के उसमें भ्रमित की स्थिति देखी गई, इसलिए इतिहासकारों ने यह फैसला लिया बसंत देव और वासुदेव, बसंत देव और वासुदेव दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इस राजवंश का संस्थापक हम बसंत देव को भी बोल सकते हैं और वासुदेव को भी बोल सकते हैं। जब हमें कार्तिकेय शासकों की वंशावलियां प्राप्त हुई तो इतिहासकारों ने इस वंशावलियों को सरल भाषा में समझने के लिए 3 परिवारों में इसको विभाजित किया। तो जो पहला परिवार प्रारंभ माना गया है वो लिया है बसंत देव से, जिसको वासुदेव भी कहा गया है। तो पहला शासक का नाम वंशावलियों में लिखा गया है बसंत देव। बसंत देव के पश्चात जो शासक का नाम हमें मिलता है वो नाम पढ़ा नहीं गया है। बसंत देव के बाद जो नाम है वो पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा लिखा है, अभिलेखों में अगर हम देखेंगे तो नाम स्क्रैच हो गया है, वो पढ़ने में नहीं आया है। लेकिन अगला जो शासक मिलता है बसंत देव के बाद जो नाम है उसे पढ़ा नहीं गया है। अगला जो शासक का नाम प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कल्याण राजदेव। कल्याण राज अगला जो शासक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं त्रिभुवन देव। तो इस तरह से हमें बसंत देव के जो राजवंश स्थापित हुआ उसके परिवारों को बांटा। पहले का नाम बसंत देव, अगला नाम हमको मिला नहीं हो सका है, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन देव और खरपर देव भी इस राजवंश का ही एक अन्य कोई शासक का नाम था। तो पहला परिवार बसंत देव से प्रारंभ किया जाता है। इतिहासकारों ने दूसरा परिवार प्रारंभ माना है निम्बर देव से, और एग्जाम की दृष्टि से या अगर हम अपने अध्ययन की दृष्टि से भी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका परिवार माना गया है वो दूसरे परिवार से हैं। सारे प्रश्न यहाँ से निकल के सामने आते हैं। तो हमने कहा दूसरा परिवार शुरू होता है निम्बर देव से। निम्बर देव के पश्चात इसका पुत्र ने शासन किया था, जिसे बोलते हैं हम निम्बर पुत्र इष्टगण। निम्बर पुत्र इष्टगण ने शासन किया था। इष्टगण के पश्चात इसका बेटा ने शासन किया था, निम्बर पुत्र इष्टगण। इष्टगण का बेटा था ललित सूरदेव। ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के पश्चात उसके पुत्र ने शासन किया था और उसके पुत्र का नाम है भूदेव। तो दूसरा परिवार जो है वो भूदेव के उसमें से समाप्त माना गया है। तीसरा परिवार इतिहासकारों ने प्रारंभ किया है राजा से सरोड़ादित्य। सरोड़ादित्य अगला जो राजा माना गया है सरोड़ादित्य, तीसरा परिवार। सरोड़ादित्य के पश्चात उसका पुत्र राजा बना, पुत्र का नाम था पद्मदेव। सरोड़ादित्य पद्मदेव। अगला उसका नाम है इच्छरदेव या इच्छरदेव भी लिखा है कहीं पर, इच्छरदेव। और कार्तिकेयपुर का जो अंतिम शासक है उसका नाम है सुभिक्ष राजदेव। कत्यूरपुर शासक का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव। और अभी जो उत्तराखंड जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था 140 नंबर का, उसमें यह पूछा गया था कि कत्यूरियों का अंतिम शासक बताओ, और ऑप्शन में आंसर था उसमें सुभिक्ष राजदेव। यानी कि वो उस पुस्तक से पूछा गया था जिसमें कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश इन दोनों को एक ही माना गया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कत्यूरियों का जो संस्थापक है बसंत देव, कत्यूरियों का जो वंशावली में जिसका नाम अंतिम राजा का नाम प्राप्त होता है वो है सुभिक्ष राजदेव। तो ये कार्तिकेयपुर शासकों का एक अपना बहुत लंबा चौड़ा फैमिली भी हमें इनकी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि इन समस्त शासकों में कार्तिकेयपुर शासकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो कार्तिकेयपुर का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम है ललित सूरदेव। ललित सूरदेव को इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया है, जिसका कारण यह है ललित सूरदेव के द्वारा कुछ अभिलेख जारी किए गए हैं। ललित सूरदेव ने अपने अभिलेखों में यह कहा है कि जो निम्बर देव है, जो दूसरे परिवार का हमने प्रारंभ में माना है, तो ललित सूरदेव अपने अभिलेख में ये कहते हैं कि जो निम्बर देव है, निम्बर देव भी कार्तिकेयपुर शासकों के एक प्रतापी शासक थे, क्योंकि निम्बर देव की हमें एक उपाधि प्राप्त होती है। अभिलेखों में निम्बर देव को कहा गया है शत्रुहंता, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुहंता की उपाधि से संबोधित किया जाता है निम्बर देव को। तो हम ये कह सकते हैं कि ललित सूरदेव के अभिलेखों में किसकी प्रशंसा की गई है, तो हम बोलेंगे ललित सूरदेव के अभिलेखों में निम्बर देव की प्रशंसा की गई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूर्ण दृष्टि से देखें तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो है ललित सूरदेव। अब ऐसे क्या कारण है कि जिससे ललित सूरदेव को प्रतापी शासक कहा गया। निम्बर पुत्र इष्टगण,
जो निम्बर का बेटा था ईशगण, सबसे पहले इसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, या हम दूसरे शब्दों में यह बोलें, ईशगण वो व्यक्ति था जिसने उत्तराखंड का केंद्रीकरण करने का विचार किया था। अब उत्तराखंड का केंद्रीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि कुलिंद राजवंश के पश्चात पौरव के पश्चात कर्तपुर राजवंश, वहां पर से उत्तराखंड में भी थोड़ी राजनीतिक अव्यवस्था देखी गई थी। तो इसी राजनीतिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए निम्बर देव के बेटे ईशगण ने संपूर्ण उत्तराखंड का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुआ था, उसके द्वारा से प्रयास किया गया था। तो जो कार्य ईशगण ने अधूरा छोड़ा था, उस कार्य को ईशगण के पुत्र ललित शूरदेव के द्वारा पूरा किया गया था, और ललित शूरदेव के समय उत्तराखंड का केंद्रीकरण किया गया था। यानी कि उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर स्थापित होने वाला राजवंश कार्तिकेयपुर, या दूसरे अगर किसी राइटर के उसमें बोले, इतिहासकार की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड में जो केंद्रीकरण करके कार्तिकेयपुर अथवा कत्यूरी राजवंश की स्थापना की गई थी पूरे उत्तराखंड में, उस व्यक्ति का नाम है ललित शूरदेव। ललित शूरदेव के जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, विशेषकर बैजनाथ अभिलेख से प्राप्त होते हैं, तो उस अभिलेख में ललित शूरदेव की उपाधि अंकित है। ललित शूरदेव की उपाधि के लिए कहा जाता है काली पलंक धरती पर भगवान विष्णु के वराह अवतार के समान। तो ललित शूरदेव की उपाधि हमें प्राप्त होती है, इसे भगवान विष्णु का वराह अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु के द्वादश अवतारों में से एक, दशावतारों में से एक भगवान विष्णु का वराह अवतार था। जिस समय एक असुर था वो धरती को समुद्र के गर्भ में रख देता है, तो भगवान विष्णु वराह अपनी ओर से, अगर हम बोलें कि सुअर का अवतार लेके आते हैं और उस धरती को दोबारा से जल से बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से ललित शूरदेव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार पुनः उत्तराखंड में स्थापित किया था। इसलिए ललित शूरदेव को कहा गया भगवान विष्णु के वराह अवतार समान। अब ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, उसके पश्चात सड़ोरादित्य, पद्मदेव, इच्छरदेव और सुभिक्षराज आए थे। जो तीसरा परिवार माना है, इतिहासकारों ने इसको अयोग्यता के उसमें देखा है। जो तीसरे शासक थे वो अयोग्य शासक थे। इनकी अयोग्यता के कारण ही उत्तराखंड से इस महान राजवंश का पतन हो गया था। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश के पतन के उसमें एक लोकोक्ति या कहावत के रूप में प्रसिद्ध होती है कि उत्तराखंड में रात्रि हो गई और कार्तिकेयपुर राजवंश का पतन हो गया। कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, इन्होंने उत्तराखंड में महान अनेक लोकहित कार्य किए गए थे। तो इनके लोकहित कार्यों को हम जल्दी से संक्षेप में देखते हैं कि कार्तिकेयपुर शासकों ने उत्तराखंड में कौन कौन से कार्य किए गए। अब कार्तिकेयपुर शासकों के, हम इनके प्रशासन के बारे में बात करते हैं। इनके प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा के रूप में थी संस्कृत। कार्तिकेय शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोकभाषा कार्तिकेयपुर शासकों की लोकभाषा पाली थी। दोनों ही फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कार्तिकेय शासकों की राजभाषा क्या थी? राजभाषा इसकी संस्कृत थी, लोक भाषा पाली थी। राजभाषा का से तात्पर्य यह है राजकाज की भाषा क्या है, जिसको प्राचीन भारत में हम दरबारी भाषा बोला करते थे, जो कि फारसी रही थी मध्यकालीन भारत में। उसी प्रकार से जो कार्तिकेय शासक है, इनकी राजभाषा संस्कृत थी, लोक भाषा पाली थी। ये इनकी प्रशासन के उसमें से कुछ बातें हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिकेयपुर शासकों के समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय महान संत जिनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड में प्रवेश किया था, उत्तराखंड की यात्रा की थी और उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर तथा बद्रीनाथ, जो कि हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ धाम या मंदिर और बद्रीनाथ धाम या मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। इसका पुनर्निर्माण का कारण ये था क्योंकि इस समय संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म की अधिकता हो गई थी। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव को संक्षिप्त या कम करने के लिए शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों का पुनरुद्धार किया गया था। और इसी केदारनाथ स्थल में 820 ईस्वी में शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग दिया था और शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो केदारनाथ धाम में स्थित है। 820 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर से यात्रा की थी हमारे उत्तराखंड की और केदारनाथ नामक स्थल में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था।
कार्तिकेयपुर राजवंशों ने उत्तराखंड में अनेक लोकहित कार्य किए। जैसे कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में सड़कें बनाई गई थी, उत्तराखंड में बहुत से मंदिर बनाए गए थे, और जिस तरह से मुख्य रूप से अगर हम देखें जो जागेश्वर का मंदिर है वो भी हमारे कत्यूरी शासन के समय का बनाया हुआ एक भव्य मंदिर है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इससे पूर्व जो अव्यवस्था थी उस राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा दूर किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, क्यों कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहा गया है। और हमें पता है जो कत्यूरी राजवंश मुख्यतः स्थापित था वो हमारे कत्यूर घाटी, जिससे मुख्य रूप से बागेश्वर का नाम ले सकते हैं, पिथौरागढ़ में कत्यूर घाटी है। तो इनका जो शासन किया गया था ये चमोली को अपनी राजधानी को छोड़ के हमारे उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने अपनी यात्रा की थी। तो वो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से कत्यूरियों को, कार्तिकेयपुर शासकों को अपनी राजधानी परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई। देखिए, अगर राजधानी को परिवर्तित करना है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि बाह्य आक्रमण। अगर एक क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों के आक्रमण हो जाए तो राजधानी परिवर्तित करना स्वाभाविक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरा कारण देखें, मौसमी परिवर्तन। अगर एक क्षेत्र प्राकृतिक आपदा वाला है, वहां बारिश ज्यादा होती है, वहां पर भूस्खलन ज्यादा होता है, तो राजधानी को हम परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार भी राजधानी परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होता है। लेकिन वो क्या रीजन था कि जो कार्तिकेय शासकों के द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई। तो इसके उसमें एक संक्षेप में एक कहानी के रूप में एक लोककथी विख्यात है। कहते हैं कार्तिकेयपुर का शासक था, उसका नाम था नरसिंह देव। कोई नरसिंह देव नामक कार्तिकेयपुर शासक था। और कहते हैं जो नरसिंह देव है ये शिकार खेलने के लिए गया था, अपने राज्य से बाहर होता है, शिकार खेलने के लिए जाता है, और इससे शिकार इससे जो शिकार नहीं हो पा रहा होता है। तो राजा जो होता है वैसे ही बहुत क्रोधित में होता है, और राजा के घर में यानी कि इसकी राजधानी में चमोली में एक ब्राह्मण व्यक्ति आता है। नरसिंह देव की जो वाइफ होती है उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करती है। वो भोजन के पश्चात उसे राजा के शयन कक्ष में विश्राम के लिए ले जाया जाता है, और राजा की रानी उसके साइड में जाके पंखा कर रही होती है। तो इसी बीच राजा आता है, और राजा ये दृश्य देख के बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा क्रोध में अपनी तलवार निकालता है, और जो ब्राह्मण उनके उसमें जो भिक्षु के रूप में आया होता है उनका दाहिना हाथ काट देता है। तो कहते हैं कि जब वो राजा उस ब्राह्मण का दाहिना हाथ काट देता है तो वहां से रक्त की धार के स्थान के बदले दूध की धार बहने लग जाती है। अब राजा को अपने किए में बड़ा पश्चाताप होता है। तो राजा समझ जाता है कि ये कोई अपनी ओर से सामान्य पुरुष नहीं, ये कोई अपनी ओर से महापुरुष होंगे। तो राजा उनसे शमन मांगता है, और कहते हैं कि उस भिक्षु के रूप में स्वयं भगवान बद्री आए होते हैं। और भगवान बद्री उससे कहते हैं कि राजन अब आपको ये स्थान छोड़ के जाना होगा। तो राजधानी परिवर्तित करने का एक रीजन ये भी मानते हैं कि श्राप देने के कारण नरसिंह देव वो व्यक्ति था जिसने राजधानी को स्थानांतरित किया था। उसके द्वारा राजधानी कार्तिकेयपुर स्थान से हटाकर कत्यूरी में कार्तिकेयपुर नामक स्थान से हटाकर हमारे बैजनाथ बागेश्वर में स्थापित की गई थी। और जिस स्थल पर उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की वहां पर कत्यूरी शासक के द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण किया गया था, जिसे कहते हैं रणचूला कोट या रणचूला हाट। तो इसी रणचूला हाट नामक स्थान पर कत्यूरी शासकों की राजधानी स्थापित हुई, और अपने उत्तरवर्ती शासनकाल में कार्तिकेयपुर शासकों को कत्यूरी शासक के रूप में माना गया। लेकिन जैसा पूर्व में हमने कहा कि कुछ राइटर कहते हैं कि कार्तिकेयपुर ही कत्यूरी राजवंश के रूप में एक ही थे। तो आज की सेशन में इतना ही करते हैं। आगे वाले लेक्चर में इसके हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से कत्यूरी के शासकों ने उत्तराखंड में शासन किया था। तो तब तक के लिए धन्यवाद।